हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो के अंदर हम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपकी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आए हुए, उसे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ जो सेल बायो के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑपरेंट सिस्टम्स हो गए, आपका डीएनए सुपर कॉइलिंग हो गया। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो लास्ट अराउंड 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके। ठीक है, सो तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपका 2016 में आया था। तो इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन कि आपको कुछ प्रोसेस बता रखे हैं और फिर आपसे साइंटिस्ट के नाम पूछे हुए हैं। मैच द एंट्रीज इन ग्रुप वन विद एंट्रीज इन ग्रुप टू। ठीक है, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू में जो एंट्रीज हैं उसको आपने मैच करना है। डीएनए एप्लीकेशन, तो जब भी हम डीएनए एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसमें हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, आपका यार मिजल्सन एंड स्टाहल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपका क्या बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है, आपकी सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो पी का हमारा क्या होना चाहिए, 3। जेनेटिक कोड, ठीक है, तो जेनेटिक कोड की जब हम बात करेंगे तो दैट इज यूर नीरनबर्ग एंड खुराना। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, मिले एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कि एक्सपेरिमेंटली जो वेरिफिकेशन किया था वो हार्शी एंड चेज ने करा था, विच वॉज योर बेसिकली जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफाज को यूज किया था फॉर द फॉर दिस प्रूफ कि आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें आपके डीएनए को लेबल किया गया था फॉस्फोरस से, 32 से, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है। और या न्यूक्लिक एसिड्स को बेसिकली और प्रोटीन की लेबलिंग करी थी सल्फर 35 से। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं और जिसमें अमीनो एसिड्स, वी हैव टू अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होता है, दैट इज सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो पी का 3 है। ठीक है, क्यू का आपका बन रहा है 4। ठीक है, देन आर 2 और एस का 1। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, पी का 3, दैट इज डीएनए एप्लीकेशन मिजल्सन स्टाहल, जेनेटिक कोड नीरनबर्ग खुराना, लाइफ ऑन अर्थ मिले एंड यूलर, मिले मिलर एंड यूरे, एंड यूरे एंड मिलर बोलते हैं जनरली, तो यहाँ पर मिलर एंड यूरे लिखा हुआ था। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल हार्शी एंड चेस। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज और आर ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हमने, ये एमएसक्यू है तो ऑब्वियसली हैव टू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकती हैं। अब हमें एक चारगफ का रूल पता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines। ठीक है, दिस होल्ड ट्रू फॉर योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines। अब देखो हमारे पास जो प्यूरिन्स हैं वो क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ए प्लस जी शुड बी इक्वल टू सी प्लस टी। ठीक है, या टी प्लस सी, जो भी आप लिख सकते हो। तो इनकी रेशियो हमेशा क्या होती है, 1। ए प्लस जी डिवाइडेड बाय सी प्लस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये तो गलत है, ए प्लस टी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ प्यूरिन हैज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक है, आपका ए बाय जी। ठीक है, तो जनरली ये भी होता है कि आपका जो यहाँ पे एक आपको रेशियो दे रखी है किसकी, एडेनिन और ग्वानिन की। ठीक है, और एक आपको गिवन है जी प्लस टी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने एक तो ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इट हैज टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ए बाय जी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये जरूर होता है कि ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो
ए बाई जी भी आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ पर देखें जी प्लस टी बाय ए प्लस सी, ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जितना ए होता है उतना ही टी होता है, और जितना आपका जी होता है उतना ही क्या होता है, आपका सी होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जी और इधर सी ये दोनों इक्वल होंगे, और टी और ए भी आपके इक्वल होंगे, तो ये रेशियो फिर भी आपकी 1 के इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो बी और डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है कि जब भी हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं तो जी और सी इक्वल होते हैं और ए और टी इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपका जी फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि 30% है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सी भी कितना है आपका, 30% है। तो रेस्ट जो 40 बचा, क्योंकि 30 30 तो 60 हो गया, अब 40 के अंदर टी भी आपका 20% है और ए भी 20% है, तो ये दोनों इक्वल आ गए ना। तो जब दोनों इक्वल हैं तो रेशियो विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके अंदर बी एंड डी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव थायमिडिन। ठीक है, ये जैसे वैसे सही क्वेश्चन है, जैसे मिजरसन स्टाहल ने तो क्या करा था, उन्होंने तो नाइट्रोजन को यूज करा था। बट जब हमने यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल के ऊपर जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था, वो प्रूव करा था टेलर एंड कोलीग्स ने, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज करी थी। तो पहले तो दोनों स्टैंड थायमिडिन से क्या आपके लेबल्ड हैं। ठीक है, एंड अलाउड टू डुप्लीकेट इन एनवायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव थायमिडिन। ठीक है, अब आपने उसको जो डीएनए मॉलिक्यूल है, अब आपने उसको उस एनवायरमेंट में शिफ्ट कर दिया जहां पर रेडियो एक्टिव थायमिडिन नहीं है। ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट विल कंटेन रेडियो एक्टिव थायमिडिन आफ्टर 3 डुप्लीकेशंस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे आपके पास एक डीएनए है। ठीक है, तो हमें पता है कि अब इसके अंदर दोनों स्टैंड जो हैं, जैसे मैंने ये शो कर दिया कि दोनों स्टैंड कैसे हैं आपके, थायमिडिन से रेडियो लेबल है। अब जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो हमें पता है कि जब भी न्यू डीएनए बनता है तो 1 स्टैंड हमारा ओल्ड होता है, 1 हमारा क्या होता है, आपका न्यू होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगी तो 2 से 4 बनेंगे। अब 4 में से क्या होंगे, हमें पता है 2 हमारे, अगर हम यहाँ पे 4 बनाए, ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये आपके 4, एक रेड, एक ये रेड, और आपका ये एक ब्लैक और एक और ब्लैक। अब नए वाले सारे ब्लैक वाले ही बनेंगे जो नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 ही रहते हैं, चाहे वो 3 डुप्लीकेशन कह देते, 4 कह दे, 5 कह दे, 10 कह दे। ठीक है, अब आपके पास जो है ना सिर्फ 2 ही ऐसे डीएनए होंगे जिसमें रेडियो एक्टिविटी होगी। तो जैसे उसने पूछा है द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन रेडियो एक्टिव थायमिडिन आफ्टर 3 डुप्लीकेशन, चाहे 3 लिखे यहाँ पे, चाहे 1 भी लिखा होता है ना तब भी 2 होते, 2 लिखा होता है तब भी 2 है, 3 लिखा हो, 4 5 कुछ भी हो, तो सिर्फ आपके 2 ही स्टैंड या 2 ही डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें रेडियो एक्टिव थायमिडिन होगा, और वो भी दोनों में से सिर्फ एक स्टैंड के अंदर। जैसे 2 डीएनए है तो दोनों के एक एक स्टैंड के अंदर रेडियो एक्टिव थायमिडिन आपकी होगी। सो राइट आंसर इज 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ टोपो आइसोमर्स ऑफ ए सर्कुलरली क्लोज डबल स्टैंड डीएनए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। ठीक है, देखो जब भी हम बेसिकली बात करते हैं टोपो आइसोमरेज की, जैसे इसमें टोपो आइसोमरेज 1 होता है, एक आपका टोपो आइसोमरेज 2 होता है। ठीक है, सो जैसे टोपो आइसोमरेज जो 1 होता है वो सिर्फ एक स्टैंड को कट करता है, और जो टोपो आइसोमरेज 2 जो होता है वो दोनों स्टैंड्स को कट करता है। ठीक है, ये हमने जब सुपर कॉइलिंग पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। एक होता है टोपो आइसोमरेज 1। ठीक है, एंड वन वी हैव टोपो आइसोमरेज 2। सो जो टोपो आइसोमरेज 1 है, इट ब्रेक्स ओनली 1 स्टैंड, ये सिर्फ एक ही स्टैंड को ब्रेक करता है, और जो आपका लिंकिंग नंबर है उसको 1 से चेंज करता है, लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करता है। ये दोनों स्टैंड्स को ब्रेक करता है और लिंकिंग नंबर को 2 से चेंज करता है। ठीक है, सो क्योंकि अगर तो स्टैंड कट नहीं होगा तब आपका लिंकिंग नंबर नहीं चेंज होता। टोपो आइसोमरेज 1 को जनरली हम लिखते हैं कि एटीपी नहीं चाहिए होता। ठीक है, बट इसको क्या चाहिए होता है, जो टोपो आइसोमरेज 2 होता है इसको क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। ठीक है,
ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो ओनली वन स्टैंड नीड्स टू बी कट, ठीक है, तब भी चलेगा क्योंकि लिंकिंग नंबर आपका तब भी चेंज हो जाएगा। बोथ स्टैंड्स हैव टू बी कट, तो क्योंकि वो तो अलग अलग टोपो आइसोमेरेज होते हैं ना जो लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं। तो टोपो आइसोमेरेज वन ओनली ब्रेक्स वन स्टैंड, टोपो आइसोमेरेज टू ब्रेक टू स्टैंड्स एंड चेंज लिंकिंग नंबर बाय टू। और क्योंकि आगे आप क्वेश्चन भी देखोगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा होता है कि टोपो आइसोमेरेज वन और टू बेसिकली क्या करता है, तो ये आगे क्वेश्चन भी आएगा। नो स्टैंड नीड टू बी कट, ये बात पक्की है, बिना स्टैंड को कट किए आप लिंकिंग नंबर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मैंने आपको सुपर कॉइलिंग बताई थी डीएनए की, उसके अंदर हमने लिंकिंग नंबर देखा था, ट्विस्ट प्लस राइड होता है, तो ये सब कंसेप्ट हमने वहां पे देखे थे। और एटीपी चाहिए, जैसे चलो टॉप आइसोमेरेज वन को तो नहीं चाहिए बट टू को जो है वो एटीपी आपका रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ए, बी और डी, ये तीनों स्टेटमेंट क्या आपकी करेक्ट है। ये भी आपका एक एमएसक्यू है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है, जब आपको एप्लीकेशन बताई थी तो सबसे पहले हमें ओरिजिन तो चाहिए, क्योंकि ओरिजिन वो साइट होती है जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, रो फैक्टर, रो ए या रो फैक्टर की बात तो हम ट्रांसक्रिप्शन में करते हैं, तो ये गलत है। डीएनए ए भी चाहिए, डीएनए ही सबसे पहला प्रोटीन होता है जो कि आके डीएनए को अनवाइंड कराता है, तो हमने पढ़ा भी था ये डीएनए ए डिपेंडेंट डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले डीएनए ए आता है, फिर डीएनए सी डीएनए बी को लोड करता है, फिर एसएसबी आते हैं, टोपो आइसोमेरेज आता है। सिग्मा फैक्टर की भी हम कहाँ पर बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो इनिशिएशन के लिए मुझे और आईसी चाहिए और डीएनए ए चाहिए, तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ये आपको 21 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद लीनो फ्रेगमेंट। ठीक है, ठीक है, तो लीनो फ्रेगमेंट क्या होता है आपका, इट इज डीएनए पॉलीमरेज वन विदाउट 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने पॉलीमरेज पढ़े थे, सो जो डीएनए पॉलीमरेज वन होता है उसके पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज वन के पास वी हैव पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉलीमरेज है तो चलो इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है। ठीक है, बिसाइड दैट इसमें टू एक्टिविटीज और होती हैं, वन इज योर 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड वन इज योर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक तो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और उसके अलावा कौन सी होती है आपकी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, तो पॉलीमरेज वन में से हम क्या करते हैं, हम इस एक्टिविटी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को रिमूव कर दो तो जो आपके पास फ्रेगमेंट बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लीनो फ्रेगमेंट। तो लीनो फ्रेगमेंट इज पॉलीमरेज वन विदाउट 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो लीनो फ्रेगमेंट से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो 5 to 3 तो नहीं होती है क्योंकि वो तो हमने रिमूव कर दी। ठीक है, एंडो की तो हमने बात ही नहीं करी है, तो एंडो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो एंडो की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। सो एंडो न्यूक्लियस तो चाहे उसने 5 to 3 लिखा चाहे 3 to 5 लिखा है, तो वो दोनों के दोनों ही आपके इनकरेक्ट हैं। सो द राइट आंसर इज पॉलीमरेज एक्टिविटी। हाँ, अगर यहाँ पर 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस होता फिर वो आपकी वो लीनो फ्रेगमेंट के पास होती जिसे हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी आपकी बोलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए गायरेज कैन। ठीक है, डीएनए गायरेज के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज टोपो आइसोमेरेज टू, और ये नेगेटिव सुपर कॉइल को इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो जैसे ये गलत है कि ये बेसिकली कट करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, ये रिलैक्स भी नहीं करता। ठीक है, एटीपी जब गायरेज को मैं टोपो आइसोमेरेज टू बोल रहा हूँ, मैंने पहले आपको बताया कि जो टोपो आइसोमेरेज टू होता है उसको एटीपी चाहिए होता है, तो डी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज दैट इट इंट्रोड्यूस नेगेटिव, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है, ये लिंकिंग नंबर को कम करता है। ठीक है, तो ये आपको 22 में क्वेश्चन आया था। इन बैक्टीरिया द सिग्मा फैक्टर दैट प्लेज ए मेजर रोल इन ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा आपका रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि इसमें क्या था कि जो सिग्मा फैक्टर, जैसे अलग अलग टाइप के, चलो वैसे तो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे जो सिग्मा 70 है वो सबसे कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जीन्स के लिए हमें सिग्मा 70 चाहिए होता है, तो सबसे कॉमन तो ये होता है। ठीक है,
और एक मैंने आपको जब क्लास में बताया था, हीट शॉक प्रोटीन्स के लिए हमें कौन सा चाहिए होता है, सिग्मा 32। ठीक है, एक मैंने आपको लिस्ट भी बनवाई थी, वहां पर मैंने आपको ये सब बताए थे। ठीक है, जैसे जो सिग्मा 54 होता है उसका रोल होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन से रिलेटेड। उसका रोल कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है और जो आपका सिग्मा 28 है, इसका रोल होता है, ये इन्वॉल्व होता है जीन्स इन्वॉल्व इन फ्लैजेला सिंथेसिस। ठीक है, तो अब इसने जो पूछा था ना कि ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो बेसिकली वैसे एक जगह पे लिखा होता है वो सिग्मा 38 है जो स्टेशनरी फेज में चाहिए होता है, बट ऑप्शन में सिग्मा 38 तो आपका था ही नहीं। सो दिस क्वेश्चन वॉज बेसिकली रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका 22 के एग्जाम में आया था, तो ये रिजेक्ट हो गया था, बट चलो जिसने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा तो उसके मार्क्स नहीं कटे होंगे। ठीक है, तो जनरली कई बार ऐसा होता है ना, जिसने अटेम्प्ट किया तो उसको उस चीज के मार्क्स देते हैं वो। ठीक है, तो सिग्मा 38 मे बी द राइट आंसर, बट इट वॉज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। सो आउट ऑफ दीज फोर, नो वन इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की हम कब बात करते हैं, जब हम आपकी ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। ठीक है, सिग्मा हमारा इनिशिएशन फैक्टर होता है और रो हमारा टर्मिनेशन फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फीचर और फीचर्स ऑफ हाई फिडेलिटी डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। देखो क्या ना, पीसीआर के अंदर जो मुझे पॉलीमरेज चाहिए, तो मतलब मेरे को एक तो थर्मोस्टेबल चाहिए और दूसरा उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो। ठीक है, दीज टू थिंग्स वी वांट। तो एंडोन्यूक्लियस गलत है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस हमें चाहिए नहीं, ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एक्टिविटी ग्रेटर देन 72 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हाई टेम्परेचर पे एक्टिविटी मैक्सिमम दिखाता हो, इसलिए जनरली जो हम पॉलीमरेज यूज करते हैं वो थर्मोस्टेबल है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। पहले तो हम थर्मस एक्वेटिकस का यूज करते थे, मतलब अभी भी करते हैं, बट थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपका पायरोकोकस फ्यूरोसस, पायरोकोकस वोजियाई, थर्मोकोकस लिटोरैलिस, थर्मिटिका मैरिटमा, इनके डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो मुझे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हाई चाहिए और मुझे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी चाहिए। ठीक है, सो आई विल गो विद C and D। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये भी MSQ है, अबाउट सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स इज करेक्ट। देखो जो सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हम बनाते हैं उसको मेनली कहां पर यूज करते हैं, दे कैन बी यूटिलाइज्ड एज रेडियो लेबल्ड, क्योंकि आपको रेडियो लेबलिंग करनी है तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट उसने दी कि दे कैन बी यूटिलाइज फॉर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ठीक है, और हम क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स केमिकली बना रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको हम, इट कैन एक्सटेंड द डीएनए चेन फ्रॉम 5' to 3' एज वेल एज एक्सटेंड द डीएनए चेन फ्रॉम 3' to 5'। ठीक है, तो ये हम सिंथेटिकली बना रहे हैं, तो वो आप 5 to 3 की डायरेक्शन में भी बना सकते हो और 3 to 5 की डायरेक्शन में भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर A, C और D तीनों के तीनों क्या आपके करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए एप्लीकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन ज्वाइन करता है। ठीक है, अब इससे आसान तो क्या आएगा भाई, डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये तो हम, कोई 12th का स्टूडेंट होगा वो भी बता देगा, डीएनए लाइगेज। 24 रिसेंटली क्वेश्चन आया था। ये भी देखो, ये भी रिसेंट क्वेश्चन, यूकेरोटिक टोपा आइसोमेरेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया टोपा आइसोमेरेज जो 1 होता है वो सिंगल स्टैंड ब्रेक करता है। ठीक है, और टोपा आइसोमेरेज 2 जो होता है वो दोनों स्टैंड में ब्रेक करता है। ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल हमने तो डिटेल में पढ़ा है, बड़ा बड़ा बेसिक क्वेश्चन आ रखा है। टोपा आइसोमेरेज 1 चेंज लिंकिंग नंबर बाय 1, इसको एटीपी नहीं चाहिए। टोपा आइसोमेरेज 2 चेंज लिंकिंग नंबर बाय 2 बाय ब्रेकिंग बोथ द स्टैंड्स एंड इट रिक्वायर एटीपी। तो दोनों ही क्वेश्चन आप देखते हो कितने इजी आए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था आपका रिपेयर सिस्टम पे। ठीक है, रिपेयर को चलो वैसे तो हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था, बट चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। मिसमैच रिपेयर, मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर, म्यूटैल म्यूटैस म्यूटैच, बेस एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो बेस एक्सीशन रिपेयर भी पढ़ा था हमने, न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ा था, और आपका डबल स्टैंड। ठीक है, तो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में हमें क्या चाहिए होता है, रैक ए। ठीक है, तो बेस एक्सीशन रिपेयर में हमें चाहिए डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, न्यूक्लियोटाइड में चाहिए UVR ABCD। ठीक है,
सो P हैज टू बी 4, Q हैज टू बी 1, P4Q1, यहाँ पे दो ऑप्शन में है, ठीक है। S का 3 आना चाहिए, ठीक है, और R का आपका 2, ठीक है। तो P4Q1 R2 S3, ठीक है। बेस एक्सीशन रिपेयर में हमें, क्योंकि ये हमने पढ़ा था जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज चाहिए होता है हमें, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में UVR ABCD, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये सारे रिपेयर सिस्टम्स भी मैंने आपको डिटेल में बताए थे, कि जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर के बारे में, जैसे A to B आके लगता है, फिर C लगता है, फिर D लगता है, तो ये रिपेयर सिस्टम्स हमने डिटेल में पढ़े थे आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G1 चेक पॉइंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन साइकिल इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा इन्होंने सेल डिवीजन साइकिल का क्वेश्चन दे दिया। तो जो सेल G1 फेज में है, तो सेल अश्योर द डीएनए हैज नो डैमेज, ठीक है। G1 फेज में चेक किया जाता है कि भाई सेल का डीएनए खराब तो नहीं है, डीएनए खराब है तो फिर आपने उसको एस में क्यों लेके जाना है, तो ये तो सही है कि भाई चेक करो। सेल एश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। सेल ये भी एश्योर करता है कि भाई एनवायरनमेंट फेवरेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल को आपने एस फेज में लेके जाना है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। सेल अश्योर्स द कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, भाई G1 फेज में तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती नहीं है, तो G1 के बाद एस फेज होता है, रेप्लिकेशन तो एस फेज में होनी है, तो G1 फेज में थोड़ा सेल अश्योर करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और सेल ये भी अश्योर करता है कि डीएनए डैमेज है तो उसको आप रिपेयर करो, ठीक है। अभी आपने रिपेयर सिस्टम्स देखे, अगर सेल का डीएनए डैमेज है तो अलग अलग टाइप का डैमेज होता है, तो अलग अलग टाइप के रिपेयर पाथवे हैं, दे वर्क अकॉर्डिंगली, तो ये भी सही है। तो उसने मेरे से इनकरेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका C, ठीक है। अरे रेप्लिकेशन तो एस फेज में होनी है, तो G1 फेज में थोड़ा आप उसको चेक करोगे कि रेप्लिकेशन हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 23 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 23, इनमें से कौन से आरएनए को पॉलीमरेज 3 बनाता है, ठीक है। ये भी आपका +2 लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो कि जो राइबोसोमल आरएनए 28S 18S 5.8S, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है, ठीक है। mRNA हो गया आपका, SNRNA कुछ टाइप्स होते हैं, स्नो आरएनए, miRNA, siRNA, ये सब पॉलीमरेज 2 बनाता है। और पॉलीमरेज 3 मेरा क्या बनाता है, tRNA, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड सम टाइप्स ऑफ SNRNA, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें है tRNA, ठीक है, क्योंकि 18S तो 1 बनाएगा, 28S भी 1 बनाएगा, miRNA 2 बनाएगा, ठीक है। तो miRNA जो हम जीन सेलेंसिंग में पढ़ते हैं जिसके बारे में, which one of the following enzymes is required to ensure the replication of negative sense और negative stand RNA वायरस, ठीक है। देखो अब जो भी वायरस है, ठीक है, अगर वो जनरली जिन वायरसेस के पास आरएनए जीनोम होता है वो अपना आरएनए पॉलीमरेज खुद लेके आते हैं, ठीक है। एक रेट्रो वायरस अलग होते हैं, क्योंकि वो अपने आरएनए से डीएनए बना के हमारे जीनोम में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो एंजाइम है, अगर आपको आरएनए की रेप्लिकेशन करानी है वायरस को, तो उसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना खुद का लेके आना होता है। सो दैट इज व्हाई इट्स राइट आंसर इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिल इन द ब्लैंक आया था। कहता है जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है बैक्टीरिया के अंदर वो 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है, ठीक है जी। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अमीनो एसिड का 110 डाल्टन होता है। कहता है कितना टाइम लगेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ mRNA, mRNA को बनाने में कितना टाइम लगेगा ऑफ ए प्रोटीन विद मॉलिक्यूलर वेट 110 किलो डाल्टन, ठीक है। अब 110 किलो डाल्टन का मतलब है कि इस प्रोटीन में अमीनो एसिड्स कितने हैं। तो भाई अमीनो एसिड्स के लिए मुझे फॉर्मूला पता है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट है प्रोटीन का वो है 110, भाई यहाँ पे किलो है तो किलो को मैं लिखूंगा 10⁻3, ठीक है। और एक अमीनो एसिड का वेट कितना है 110, 110 से 110 कैंसिल, मतलब मेरे प्रोटीन के अंदर 1000 अमीनो एसिड है, ठीक है। अब 1000 अमीनो एसिड है तो हमें पता है जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट, 1000 अमीनो एसिड बनाने के लिए मुझे मेरे mRNA के अंदर 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, 3000, ठीक है। तो ये वो मेरा mRNA है, इतने साइज का mRNA जो है वो 1000 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि 50 न्यूक्लियोटाइड्स 1 मिनट में होते हैं। अब मेरे mRNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3000, क्योंकि मेरे को तो जो प्रोटीन बनवाना है ना उस mRNA में तो 3000 होने चाहिए। तो 3000 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 50 से।
एंड माई आंसर विल बी 60 मिनट्स। अब क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आर लिखा होता तो मैं आंसर 1 लिख देता, बट यहाँ पर मिनट्स में आंसर आया तो मेरा आंसर क्या होगा 60। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज जो आपका प्रोटीन है उसके अंदर 1,000 अमीनो एसिड है और जेनेटिक और ट्रिपलेट है। ठीक है, तो अब कई बार ये भी हो सकता है, कई बार ये होता है ना, जब हम एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं तो हम कहते हैं हमें स्टॉप कोडॉन के भी ऐड करने होते हैं, तो उस केस में आपका 3003 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 60 के अराउंड ही। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ ऑप्शन थी उसमें 60 पॉइंट कुछ भी लिखा था, 60.1 वगैरह, तो आप ऐसे भी करोगे तो 60 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 24 में आया था। दैट इज द मोस्ट abundant टाइप ऑफ RNA इन मेटाबॉलिकली एक्टिव मेमेलियन सेल्स। ठीक है, कि सबसे abundant RNA आपका कौन सा होता है। अब देखो क्या होता है ना, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, मे बी उसके अंदर जैसे आपके जो प्रोटीन्स वो ज्यादा बना रहा है। ठीक है, तो अब प्रोटीन ज्यादा बनाने के लिए हमें राइबोसोम ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो abundant टाइप ऑफ RNA होता है वो होता है आपका राइबोसोमल RNA। वो कौन सा होता है आपका राइबोसोमल RNA, बिकॉज आप देखते हो ना आपके जो राइबोसोम्स हैं, आप देखना उसके अंदर 60S 40S, उसके अंदर बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका राइबोसोमल RNA। तो ये भी आपका 24 वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। दिस इज वन मोर क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 24। Adenine constitutes 0.16 मोल फ्रैक्शन इन ए गिवन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। तो अब वो पूछ रहा है कि यूरेसिल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूरेसिल जो है A इज इक्वल टू यू, क्योंकि जो DNA है उससे ही आपका RNA बनना है, तो इसका आंसर भी कितना होगा आपका 0.16। सो द राइट आंसर इज 0.16। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कैटालिटिक RNA। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जो राइबोजाइम, कि इनमें से राइबोजाइम जो होता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, 23S राइबोसोमल RNA इन प्रोकैरियोट्स, जिसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है आपका 28S राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो 23S राइबोसोमल RNA के पास क्या होती है आपकी पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। तो ये होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड 28S राइबोसोमल RNA होता है आपका यूकैरियोट्स में। ठीक है, so next question we have, which of the following is not involved in eukaryotic translation। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन में आपको राइबोसोम चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन फैक्ट्री हैं। स्प्लाइसोसोम का रोल होता है स्प्लाइसिंग के अंदर, तो ये आपका गलत है। और mRNA भी सही है आपका, tRNA भी सही है। ठीक है, तो नॉट इन्वॉल्व पूछा था, तो राइट आंसर विल बी स्प्लाइसोसोम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following is true of प्रोटीन सिंथेसिस ओनली इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड, ये सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो पहले mRNA बनता है, उसमें कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग होती है और उसके बाद ही वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो कपल्ड नहीं होती है। तो ये तो अगर एक ही है इसके अंदर, अभी देखते हैं क्योंकि MCQ है मेरे ख्याल में ये, तो ये स्टेटमेंट ही होगी AUG दोनों में हो सकता है। tRNA का जो एंटीकोडोन है वो दो या दो से टू और मोर डिफरेंट कोडोन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये तो होता ही है कि एक tRNA मैंने आपको बताया था वो मैक्सिमम 3 कोडोन्स को रेकग्नाइज कर सकता है, जिस केस में एंटीकोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे आइनोसिनेट होता है। ठीक है, और राइबोसोम जो फंक्शनल है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे यूकैरियोट्स हैं, दोनों के अंदर दो ही सब यूनिट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में होता है 30S 50S, यूकैरियोट्स में होता है आपका 60S एंड 40S। ठीक है, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर ए।
So next question we have, how many GTP molecules are required for translocation of tRNA from P site to E site during translocation elongation process? ठीक है. So जब जब आपको ट्रांसलोकेट कराना होता है तो उस टाइम पे हमें एक जीटीपी चाहिए होता है. ठीक है. सो या बेसिकली हमने एक ये भी पढ़ा था कि जब एक नया अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होता है तब आपको दो जीटीपी लगते हैं. एक तो चलो ट्रांसलोकेशन कराने में, और दूसरा जो आपका टीआरएनए न्यू आता है उसके साथ लग के आता है. बट इसने हमसे सिर्फ ट्रांसलोकेशन वाले प्रोसेस में पूछा है. सो द राइट आंसर वुड बी 1 GTP. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो, ये भी हमने ट्रांसलेशन जब पढ़ा था मैंने आपको सारे इनहिबिटर्स बताए थे. तो उसमें जो टेट्रासाइक्लिन है वो जनरली आपकी किसके साथ बाइंड करते हैं? 30S के साथ. ठीक है. इट बाइंड्स टू द 30S सबयूनिट एंड इनहिबिट अमीनो सेल टीआरएनए बाइंडिंग. ठीक है. तो ये तो आपको एज सच पता होना चाहिए. तो वहां पर हमने बड़ी सारी एंटीबायोटिक्स लिखी थी आपकी, चाहे वो प्यूरोमाइसिन है, चाहे वो आपका टेट्रासाइक्लिन थी, क्लोरामफेनिकोल, साइक्लोहेक्सिमाइड, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और हमने कुछ टॉक्सिन्स भी देखे थे. डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है आपका, राइसिन टॉक्सिन होता है. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट. In bacteria, a ribosome synthesizes a protein containing 300 amino acids from mRNA in 20 seconds. If the average half-life of mRNA is 2 minutes, the number of ribosome that can translate a single mRNA containing 1350 nucleotides. ठीक है. अब देखो क्या ना, जो 1350 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो अब इस ये तो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं. अब इससे जो प्रोटीन बनेगा वो कितने अमीनो एसिड का बनेगा? 450 का. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जो राइबोसोम है वो 300 अमीनो एसिड बनाता है 20 सेकेंड में. तो 300 बनाता है 20 सेकेंड में, तो ऑब्वियसली 450 कितने सेकेंड्स में बना देगा आपका? 30 सेकेंड में. तो सिंपल है कि 300 20 सेकेंड में, तो मतलब 150 10 सेकेंड में है. अब आपको पूछ रहे कितने राइबोसोम्स, द नंबर ऑफ राइबोसोम दैट कैन ट्रांसलेट ए सिंगल एमआरएनए. अब देखो क्या ना, आपका जो एमआरएनए की लाइफ टाइम है वो 2 ही मिनट है. ठीक है. तो एक राइबोसोम ने जैसे एक बार बना दिया पहले 30 सेकंड में, फिर दूसरा राइबोसोम अगले 30 सेकंड में, फिर उसके बाद एक और 30 सेकंड में, और एक फिर उसके बाद, मतलब यू हैव, मतलब आप 4 टाइम्स बनवा सकते हो. ठीक है. तो नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो ट्रांसलेट करेंगे तो वो कितने होंगे आपके? 4. तो द राइट आंसर इज 4. क्योंकि 30 सेकंड्स में आप एक बार प्रोटीन बनवा सकते हो उस एमआरएनए से. और हर एक एमआरएनए की एक लाइफ होती है, क्योंकि जब तक वो है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना एक बार एमआरएनए बन गया तो वो सेल में, बैक्टीरिया चाहे यूकेरियोटिक सेल है, वो उसकी एक हाफ लाइफ होती है, एक लाइफ टाइम होता है कि जितने टाइम के लिए वो एमआरएनए रहता है उसके बाद उसकी क्या हो जाती है? डिग्रेडेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स फॉर मिथ्योनिन इज. ठीक है. मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडोन होता है. ठीक है. मिथ्योनिन के लिए होता है AUG, ट्रिप्टोफैन के लिए होता है आपका UGG. ठीक है. ये जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था तो आपने देखा था कि कुछ अमीनो एसिड के लिए 2 होते हैं, किसी के लिए 3 होते हैं. जैसे मैक्सिमम थे 3 अमीनो एसिड के लिए, सेरिन, ल्यूसिन और आर्जिनिन, इनके लिए 6 कोडोन्स ईच होते हैं. ठीक है. बट मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही ट्रिपलेट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. ठीक है. अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं ऑपेरॉन के. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन. ठीक है. तो इसमें रिप्रेसर इन्वॉल्व होता है, और ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल होता है. जैसे एक हमने पढ़ा था लैक ऑपेरॉन, एक ट्रिप्टोफैन. तो जो लैक था वो नेगेटिवली कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपेरॉन था. ठीक है. ये रिप्रेसिबल होता है क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो रिप्रेसर होता है, जैसे मान लो ये रिप्रेसर है, इसके ऊपर जब ट्रिप्टोफैन लगता है, ठीक है, तो मतलब जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो इसके साथ ट्रिप्टोफैन लगता है और ये जाके ऑपरेटर पे लग जाता है. ये किस पे जाके लग जाता है? ऑपरेटर पे. ठीक है. लेकिन अगर इसके साथ ट्रिप्टोफैन नहीं लगा हुआ है तब ये आपका ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता. ठीक है. तब रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता. तो जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है वो लिख रहा है वो इनएक्टिवेट कर रहा है. ठीक है. देखो रिप्रेसर का काम तो क्या है? ऑपरेटर पे लगना. जब ट्रिप्टोफैन लगता है तब वो जाके लगता है. तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी कि ट्रिप्टोफैन इनएक्टिवेट कर रहा है.
ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है कि जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है वो ओपेरोन को इंड्यूस कराता है, ठीक नहीं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन जब ज्यादा होता है तो सेल को ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं है। और रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लैक ऑपेरोन से उल्टा होता है। लैक ऑपेरोन में रिप्रेसर जो होता है वो जनरली जाके लग जाता है, बट जब उसके साथ एलोलैक्टोस लगती है तब वो नहीं लगता। यहाँ पर उल्टा होता है, तभी उसको हम इंड्यूसिबल बोलते हैं। यहाँ पर जब रिप्रेसर के साथ आपका ट्रिप्टोफैन नहीं लगा हुआ तब वो जाके ऑपरेटर पे नहीं लगता, बट जब उसके साथ ट्रिप्टोफैन लगता है तब जाके वो ऑपरेटर पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन बैक्टीरिया आर ग्रोन इन ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया, मतलब ग्लूकोज नहीं है और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज है, तो यहां पर क्या कंडीशन होगी। पहला है कि रिप्रेसर ऑपरेटर पे लगा होगा, ये गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब आपका बेसिकली लैक्टोज होता है तब आपके ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर नहीं लगा होगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो डिसोसिएशन ऑफ बाउंड लैक रिप्रेसर, ठीक है। और अब एक इसमें लिखा हुआ है साइक्लिक एम्पी कैप कॉम्प्लेक्स दैट इज योर कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर, ये हमने पॉजिटिव रेगुलेशन में पढ़ा था कि जब ग्लूकोज नहीं होता है या लैक्टोज ज्यादा होता है तो ये जो साइक्लिक एम्पी कॉम्प्लेक्स है ये कैप साइट के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है सिर्फ इसकी डिसोसिएशन होती है, ऐसा नहीं, ये नेगेटिव रेगुलेशन होती है रिप्रेसर वाली और साइक्लिक एम्पी कैप वाली पॉजिटिव, तो रिप्रेसर डिसोसिएट होता है, कैप साइक्लिक एम्पी जाके एसोसिएट होता है, ठीक है। डी में दोनों की डिसोसिएशन दिखा रखी है, ये भी स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है, ठीक है। देखो वही ना, आपको पहले थ्योरी बताओ। एक बात बार बार स्टूडेंट्स को कही जाती है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि हमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर आपको थ्योरी नहीं आती देन कोई मतलब कहीं से कोई लॉजिक ही नहीं बनता इन क्वेश्चंस को करने का। पहले आप थ्योरी करो, अगर आपको थ्योरी आपने प्रिपेयर कर ली, ठीक है, उस थ्योरी को प्रिपेयर करने के बाद आपको फिर ये क्वेश्चन तभी समझ आएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली यू जस्ट मेमोराइज, हम इन क्वेश्चंस के आंसर रट के चले जाते हैं और हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक सजेशन दी जाती है पहले आप थ्योरी पे काम करो, ठीक है। क्वेश्चन तो पता नहीं ना एग्जाम में कौन सा आ जाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक ए गैम्बल, यू नेवर नो कि उन्होंने आपसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन पूछना है। आप हमेशा थ्योरी पे काम किया करो, ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं ना, आप तो चलो आज का थोड़ा सा टाइम डिफरेंट है बिकॉज यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आपको सोल्यूशन भी मिल रहे हैं। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, तो हम थ्योरी पे काम करते थे। पहले मैं थ्योरी प्रिपेयर करता था, फिर मैं देखता था कि क्वेश्चंस क्या हुए हैं, ठीक है। और अब पता लग रहा था कि हाँ भाई, अगर तो क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इसका मतलब मुझे थ्योरी आती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो यू जस्ट ओपन योर नोटबुक कि हाँ भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसको वहाँ पे ऐड करता था, ठीक है। तो इसलिए पहले थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताया, लेकिन जब मैंने थ्योरी बच्चों को जिनको पढ़ाया उनको पता है कि नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है। नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से डिसोसिएट होगा, और साइक्लिक एम्पियर जो कैप होता है वो आपका पॉजिटिव रेगुलेटरी होता है, वो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है लैक ऑपेरोन के जो जीन्स होती हैं उसको 50 फोल्ड इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए म्यूटेशन इन द ऑपरेटर लोकस ऑफ लैक ऑपेरोन, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं ना, ये आपका प्रमोटर है, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर होता है और यहाँ पर हम तीन जीन्स बना देते हैं जी वाई ए, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर ऑपरेटर रीजन के अंदर म्यूटेशन हो जाए और दैट कॉन्फर्स कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब क्या है कि ऑपरेटर के ऊपर अब रिप्रेसर आगे लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस डोमिनेंट। सिस का मतलब क्या होता है ना, जैसे ये जो है बिल्कुल एडजेसेंट जो जीन है उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई होता है ना, जैसे कोई कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं वो या तो अवे हैं या किसी और फॉर एग्जाम्पल जगह पे हैं, उसे हम ट्रांस बोलते हैं। तो अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो रही है क्योंकि ऑपरेटर के बिल्कुल ही साथ जी है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, आपका सिस डोमिनेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस डोमिनेंट। ये भी हमने पढ़ा था, इसे बोल सकते हैं ओसी। ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव वो होता है जिसके ऊपर आपका मतलब अब रिप्रेसर लगेगा ही नहीं, चाहे वो मतलब नॉर्मल है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि रिप्रेसर नॉर्मली लगता है, बट जब उसके साथ एलोलैक्टोज लगता है तब वह नहीं लगता। बट इस केस में तो रिप्रेसर आपका नॉर्मली भी नहीं लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग एजर्शन एंड रीजन। लैक ओपेरॉन इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। इट इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन बाउंड टू द ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो एजर्शन तो सही है कि ये इंड्यूसिबल होता है, बट रीजन उसको ये देना चाहिए था कि जब एलोलैक्टोज आता है तो उसकी बाइंडिंग जब होती है रिप्रेसर से तो वो डिसोसिएट हो जाता है, या जो ऑलरेडी जो रिप्रेसर जिसके साथ एलोलैक्टोज लगता है वो आपका ऑपरेटर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एजर्शन तो यहाँ पर ट्रू है, मतलब रीजन भी वैसे तो ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट रीजन। ठीक है, इंड्यूसिबल क्यों है? क्योंकि इंड्यूसर आ रहा है ना, इंड्यूसर आगे बाइंड कर रहा है रिप्रेसर के साथ जो उसकी बाइंडिंग को रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने लिखा ना कि लैक ओपन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन बाउंड टू द डीएनए सीक्वेंस। उसको ये लिखना चाहिए था कि लैक ओपन इंड्यूसिबल है, तो इंड्यूस किस लिए हुआ? क्योंकि इंड्यूसर की वजह से जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर से डिसोसिएट हो गया। तो वैसे तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एजर्शन। अब ये 2020 में क्वेश्चन आया था, इसमें आपके आरएनए थे जिसको आपने क्या करना था, मैच करना था। एस एन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसकी बात मैं कब करता हूं? जब स्प्लाइसिंग की बात होती है, पी का 2। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है वैसे तो। पी आई आरएनए, ये आपका होता है जर्म लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। स्नो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए की प्रोसेसिंग करता है। एस आई आरएनए या एम आई आरएनए जहां पर भी आता है वहां पर सेलेक्टेड एमआरएनए डिग्रेडेशन, बिकॉज एस आई आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने +2 की क्लास में भी पढ़ा होगा मेलिडोगाइने इनकॉग्निशिया। ठीक है, तो मेलिडोगाइने जो इनकॉग्निशिया होता है वो एक निमेटोड होता है, वो रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। तो हमने प्लांट्स को कैसे मिलाडोगाइने इनकॉग्निशिया के से बचाया? हमने क्या करा, हमने एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद एक आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना। वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एमआरएनए को डिग्रेड करा देता है। ठीक है, तो ये एक आरएनए इंटरफेरेंस होता है टॉपिक, उसमें पढ़ते हैं इसको डिटेल में, बट इट वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए और सिर्फ आपको उसको मैच करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इनमें से कौन सी मॉडिफिकेशन है जो डीएनए और प्रोटीन दोनों की होती है? ठीक है, तो वो है मिथाइलेशन। ठीक है, क्योंकि एडीबी राइबोसाइलेशन, सुमाइलेशन, यूबिक्विटिनेशन ये प्रोटीन की होती है, बट मिथाइलेशन डीएनए की होती है, जैसे आप 5 मिथाइल साइटोसिन। और प्रोटीन में जैसे आप हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ते हो, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन? ठीक है, दोनों में टाटा होता है, टाटा बॉक्स होता है। प्रोकैरियोट्स में जैसे हम प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं, यूकैरियोट्स में हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन हो सकता है। जेनेटिक कोड भी बेसिकली नियरली यूनिवर्सल है, तो दोनों में कॉमन है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, और कपल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सिर्फ यूकैरियोट्स में, मतलब यूकैरियोट्स में तो नहीं होती, बट सिर्फ किस में होती है? आपके प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, देखो पहले भी आपने ऐसा क्वेश्चन करा है, तो जनरली होता है ना, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स भी पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स भी पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स भी पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स भी पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन भी पढ़ते हैं। तो आपको ना थोड़ा ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है। टाटा बॉक्स दोनों में ही होता है, जेनेटिक कोड दोनों में ही डिस्कस करते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जब मैंने आपको बताई थी तो वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये सिर्फ कपल्ड बैक्टीरिया में होता है, कि ट्रांसक्रिप्शन आगे आगे चल रही है, ट्रांसलेशन पीछे पीछे। ये अभी हमने पहले भी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे के साथ डिस्कस किए। सो वी आर अराउंड 33 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सब आईटी जैम के अंदर के आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो तो बेसिकली सबसे पहले वही होता है ना, पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस को करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता ना कौन से 2 3 4 क्वेश्चन आने हैं, जैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन का भी आ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन का भी आ सकता है, ठीक है, ट्रांसलेशन का भी आ सकता है। और यही थोड़ा सजेस्ट किया जाता है बच्चों को, देखो क्या ना, एग्जाम तो आईटी जैम का इससे पहले भी होता था, पहले थोड़ा एग्जाम का लेवल डिफरेंट था। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम का लेवल डिफरेंट है, नाउ दे बेसिकली थोड़ा सा एग्जाम का लेवल जो है वो थोड़ा इजी हो गया है, बट वही अल्टीमेटली कट ऑफ बढ़ जाती है।
तो हम तो यही, पहले तो ये होता था ना, जब आपका एग्जाम होता था मे बी 15-20 नंबर तक भी कट ऑफ लगती थी कि बच्चों के इतने मार्क्स भी आते थे तब भी उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था। बट अब आप देख रहे हो कि 40-45 मार्क्स दैट इज अ कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजी आ रहा है। बट आप पहले थ्योरी प्रिपेयर करो, ठीक है, फिर आप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प, कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर ओनली दोज पीपल हु हैव डन द थ्योरी पार्ट, ठीक है। इफ यू थिंक लाइक दैट यू जस्ट डू द क्वेश्चन पार्ट, सो I don't believe, or this is not basically as per my experience, that will give you nothing. First of all, prepare your theory, ठीक है। You should read it from a good book, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा सिंपल भी थे, और कुछ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा आपको बेसिकली इंटेलेक्चुअल अपना लगाना होता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.